नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कंप्लीट किया है, बंगाल शैली। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। लेकिन आज हम जो दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, ये भी नव बंगाल शैली, आज इसे क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले कल कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे बंगाल शैली में, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं एक बार, फिर चलते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक बार आप कह रहे थे कि शैली समकालीन क्या होती है या फिर समकालीन कलाकार किस तरह के होते हैं, एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर देना। तो आज उस चीज पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं। पहले शैली क्या होती है। कल क्वेश्चन जो था है कि बंगाल शैली के समकालीन कलाकार, समकालीन कलाकार से अभिप्राय क्या है। पहले तो आप शैली को देख लो, शैली क्या होती है। शैली शैली क्या होती है। शैली होती है अपनी एक विशेष पहचान, जिसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। जैसे बंगाल शैली थी, कल हमारा जो टॉपिक था बंगाल शैली। बंगाल शैली, ये जो बंगाल शैली है इसकी पहचान क्या है, जो इसकी जिसकी वजह से इसकी पहचान है या जानी जाती है, जिसकी नींव अवनींद्रनाथ टैगोर ने डाली थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, वो शैली, वो शैली, या आप जल रंग भी कह सकते हैं। जल रंग, क्योंकि भारत में विदेशियों का आगमन था, उनका स्थापत्य था, उनका साम्राज्य था, और वे अपने अनुसार ही यहाँ पर चित्रण कार्य करवा रहे थे। उसके बाद 20वीं शताब्दी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 20वीं शताब्दी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने ईवी हवाल की सहायता से नव बंगाल बंगाल शैली की स्थापना की, जिसमें मुख्य विशेषता ये थी कि उसका जो विषय विषय वस्तु वो शैली थी। ठीक है, वो शैली में कार्य किया है उन्होंने, और ये इसकी पहचान थी। ठीक है, इसमें प्रमुख कलाकार अगर उनका नाम ले जाए तो नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, चित्रनाथ मजूमदार, खुद अवनी बाबू, ये प्रमुख कलाकार थे। ठीक है, तो शैली शैली क्या होती है कि अपनी एक निजी पहचान। जैसे बंगाल शैली की पहचान थी वो शैली। ठीक है, समकालीन कलाकार क्या थे, ये जो समकालीन कलाकार थे इन्होंने वो शैली से हटके कार्य किया था। जैसे इनकी शैली, पहले कलाकार राजा रवि वर्मा लिए थे हमने, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ठीक है, जो इसका इसका जो माध्यम था वो था तेल रंग। ठीक है, तेल रंग, क्योंकि जो बंगाल शैली है इसका माध्यम था वोस, और इनका था तेल रंग, इसलिए क्या हो गई, ये अलग हो गई। समकालीन कैसा कि इसका भी टाइम 20वीं शताब्दी था, और जो रवि वर्मा है ये भी इसके समकालीन ही कार्य कर रहे थे। लेकिन क्या मीडियम इनका अलग था, माध्यम। वहां वो शैली में काम करे थे कलाकार, इन्होंने तेल रंग, क्योंकि ये बाहर से कार्य सीखा था इन्होंने, और तेल रंग इनका प्रिय माध्यम था, और ये यथार्थ शैली में कार्य कर रहे थे, यथार्थ शैली में। ठीक है, तो ये समकालीन तो हो गए, लेकिन इनका माध्यम था, इनके माध्यम की वजह से इन्हें बंगाल शैली से अलग कलाकार माना जाता है। ठीक है, बंगाल शैली के समकालीन, तो जो कल कलाकार डिफाइन किए थे वो बंगाल शैली के समकालीन थे। एक बार फिर से उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से याद रहे। बंगाल शैली के समकालीन कलाकार, समकालीन कलाकार या चित्रकार। पहले नंबर पे ली थी हमने राजा रवि वर्मा। नंबर 2 पे थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 3 पे गगनेंद्र नाथ टैगोर। नंबर 4 पे थी
अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। और नंबर 5 पे हमारे यामिनी रॉय, यामिनी रॉय। ठीक है, ये 5 कलाकार मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बंगाल शैली के समकालीन माने जाते हैं। बंगाल शैली का जो माध्यम था वो था हमारा बोस या तेलरंग। ठीक है, लेकिन ये जो 5 कलाकार है इन्होंने वो शैली से हटके कार्य किया था। अपनी इनकी एक निजी शैली थी और बंगाल शैली की अपनी थी। जो ये राजा रवि वर्मा है इन्होंने क्या है पाश्चात्य शैली कह सकते हैं आप, या तेलरंग, तेलरंग। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के जो कलाकारों में इनका नाम आता है गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार है। कल भी आपको एक बार बताया था, फिर से दोबारा रिपीट किया है कि भारतीय प्रथम आधुनिक कलाकार है और इन्होंने अमूर्त शैली में कार्य किया है। अमूर्त, अमूर्त शैली कल बताई थी, जिसका कोई रूप और आकार नहीं होता, वे अमूर्त शैली कहलाती है आपकी। ठीक है, रवि वर्मा तेलरंग इन्होंने अमूर्त शैली में काम किया है और बहुत सारे माध्यम, फूलों को पीस कर, स्याही, इंक, बहुत सारे माध्यमों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, अब आते हैं आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने घनवाद शैली में कार्य किया था। घनवाद शैली, घनवाद शैली, घनवाद शैली। वैसे अगर बात की जाए घनवाद की, घनवाद जो है पाश्चात्य कला में 1907 में, 1907 में पिकासो, पिकासो ने नींव रखी थी घनवाद की। वेस्टर्न के प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने घनवाद की जो नींव रखी थी 1920 या 21 डेट आती है आपकी। ठीक है, वेस्टर्न में 1907 और भारत में 1920 या 21 गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भी बाहर विदेश से कार्य सीख आई थी पाश्चात्य शैली में, और इन्होंने यहाँ आकर भारतीय विषयों को तेल रंगों में बनाया था। ठीक है, इन्होंने भी भारतीय विषयों को तेल रंगों में बनाया था, या फिर यथार्थ शैली कह सकते हैं आप। राजा रवि वर्मा के बाद, राजा रवि वर्मा के बाद अगर किसी दूसरे कलाकार का नाम आता है पाश्चात्य या यथार्थ शैली में काम करने के लिए, तो आपकी यामिनी रॉय है, सॉरी अमृता शेरगिल है। ठीक है, अमृता शेरगिल, इन्हें भारत की प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है। भारत की प्रथम महिला कलाकार इन्हें माना जाता है। लेकिन इससे पहले बंगाल शैली की कलाकार है सुनैना देवी, सुनैना देवी। ये टैगोर फैमिली से संबंध रखती है, ये भारतीय प्रथम कलाकार मानी जाती है, प्रथम। लेकिन ये जो है अमृता शेरगिल, ये भारत की आधुनिक प्रथम महिला कलाकार है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। एक तो ये कि भारतीय प्रथम कलाकार, प्रथम कलाकार महिला सुनैना देवी, सुनैना देवी। ठीक है, लेकिन अगर बात आए कि प्रथम आधुनिक, प्रथम आधुनिक आपकी अमृता शेरगिल है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रथम महिला कलाकार कौन सी है, सुनैना देवी, लेकिन प्रथम आधुनिक महिला कलाकार आपकी अमृता शेरगिल है। ठीक है, विदेश से कार्य सीख के आई थी ये, और ये अजंता के चित्रों से प्रभावित थी, और उन्होंने भारतीय गरीबी को दिखाया है अपने चित्रों में, विषाद को दिखाया है। कल भी कहा था कि इन्होंने कहा था कि अगर भारत में गरीबी ना होती तो मैं क्या चित्रित करती, और ये कहते हैं कि मैं रंगों को पूजती हूँ। ठीक है, इनका प्रिय रंग लाल था। ठीक है, और ये 26 साल की थी तब इनका देहांत हो गया था। अब नेक्स्ट जो कलाकार बचे हमारे यामिनी रंजन रॉय बचे हैं। यामिनी रंजन रॉय, इनका जो पूरा नाम है यामिनी रंजन रॉय है, यामिनी रंजन रॉय। यामिनी रंजन रॉय इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये भारत की जो इन्होंने भारतीय किस शैली में काम किया है, ये इन्होंने बंगाल शैली से हटके जो कार्य किया है, इनकी जो शैली थी वो थी टेम्परा,
टेम्परा शैली में काम किया इन्होंने, और टेम्परा शैली के लिए ही जाने जाते हैं, यामिनी रंजन रॉय। ठीक है, और ये भारत के लोक कलाकार है, भारत के लोक कलाकार। लोक शैली में काम क्या है, लोक कलाकार जो अपनी परंपरागत शैली होती है, जैसे कि सांझी और चौक पूर्णा, इस तरह की हमारी लोक कला होती है, उनमें उनके लिए हमने यामिनी रंजन रॉय जाने जाते हैं। और इन्हें लोक कला में कार्य करने की जिस मतलब कि इन्होंने लोक कला में कार्य किया था, इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। ठीक है, लोक शैली में कार्य करने के कारण ही लोक कलाकार। ठीक है, लोक कला में कार्य करने के कारण ही महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। अब एक पॉइंट यहां से एक हो निकलता है कि राष्ट्रवादी कलाकार तो आपके यामिनी रंजन रॉय हो गए, एक है आपके राष्ट्र भगत कलाकार, वो है आपके कन्नू देसाई। ठीक है, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी आपकी यामिनी रॉय, और नंबर 2 राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त आपके होते हैं कन्नू देसाई। कन्नू देसाई। ठीक है, और जो यामिनी रंजन रॉय है, इन्हें भारत का फैशन प्रद कलाकार कहा जाता है, और भारत का पिकासो भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, और जो ये रॉय है, इन्हें रॉय की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ठीक है, इनके बहुत सारे पॉइंट निकलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बंगाल शैली से 100%। ठीक है, लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी में, एनवीएस केवीएस और नेट वगैरह में पक्के आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी के लिए तो खास है, क्योंकि हर बार यहाँ से 10 क्वेश्चन तो बंगाल शैली से देता ही है। बंगाल शैली के कलाकार, उनके चित्र, उन्हें क्या उपाधियां मिली है, किस शैली में काम किया है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। ठीक है, तो जो यामिनी रॉय को उपाधि मिली है, इन्हें एक बार से मैं इसे रब करके दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, यामिनी रॉय। पहला पॉइंट है कि ने राष्ट्रवादी कलाकार का है, राष्ट्रवादी कलाकार। राष्ट्रवादी कलाकार कहा है गांधी ने। नंबर 2, इन्हें भारत का भारत का फैशन प्रद कलाकार कहा जाता है। नेक्स्ट, लोक कलाकार। एक पॉइंट और, अगर आपके यामिनी रॉय ऑप्शन में नहीं है और पूछ लेगा कि भारतीय प्रसिद्ध लोक कलाकार कौन है, अगर यामिनी रॉय ऑप्शन में नहीं है तो आप नंबर 2 पे नंदलाल बोस को राइट करोगे। इस उन्होंने भी लोक शैली में काम किया है, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। ठीक है, फर्स्ट पे आपकी यामिनी रॉय है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपकी यामिनी रॉय नहीं है तो फिर आप नंदलाल बोस को राइट करेंगे। ठीक है, एक उपाधि इन्हें मिली है कि इन्हें राष्ट्रवादी फैशन प्रद कलाकार, लोक कलाकार, और इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, भारत का पिकासो। ठीक है, अगर भारत का पिकासो में आपकी यामिनी रॉय नहीं है तो भारत का पिकासो हुसैन साहब। हुसैन साहब को भी भारत का पिकासो कहा जाता है। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। अब आपको देखना है कि अगर हुसैन है तो यामिनी नहीं होगा, और यामिनी है तो हुसैन नहीं होगा। ठीक है, वैसे पहले आपके यामिनी रंजन रॉय को भारत का पिकासो कहा जाता है, उसके बाद हुसैन को। ठीक है, ये थे आपके बंगाल शैली के समकालीन कलाकार, जिन्होंने बंगाल शैली से हटके कार्य किया है। ठीक है, अब एक बार अवनींद्रनाथ टैगोर पे भी प्रकाश डालते हैं, उनसे भी बहुत सारे पॉइंट निकलते हैं, क्योंकि बंगाल शैली के प्रणेता है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर।
अवनी बाबू। ठीक है, बंगाल शैली की नींव रखी थी इन्होंने 20वीं शताब्दी में। बंगाल शैली की नींव रखी थी 20वीं शताब्दी में। और प्रमुख प्रणेता है आप प्रमुख प्रणेता है ये। और इन्हें शिल्प गुरु, शिल्प गुरु तथा कला गुरु, नंबर 3 इन्हें कहा जाता है मुगल सिद्ध हस्तकलाकार। मुगल सिद्ध हस्तकलाकार। कलाकार क्योंकि इन्होंने मुगल मुगल जो शासक थे, मुगल शैली थी, उस पे बहुत सारे कार्य किया है, इसलिए इन्हें मुगल सिद्ध हस्तकलाकार कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इनसे क्वेश्चन निकलता है कि इन्होंने वोस शैली, जो बंगाल शैली की पहचान है, वोस शैली या वोस पद्धति, इन्होंने किससे सीखी थी? जापानी कलाकार थे दो, जापानी जापानी कलाकार। एक तो थे याकोहामा, याकोहामा ताइकान। याकोहामा ताइकान। और दूसरे थे हिशिदा। ये दो कलाकार जापान के थे जिनसे अवनी बाबू ने वोस पद्धति सीखी थी और भारत में वोस पद्धति की नींव डाल के बंगाल शैली की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद अवनी बाबू से एक क्वेश्चन हो रहा आता है कि इन्होंने तेल रंग किस कलाकार से सीखा है? तेल रंग सिनोर गिल्हार्डी से। सिनोर गिल्हार्डी। सिनोर गिल्हार्डी से इन्होंने तेल रंग सीखा है। फिर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि इन्होंने रेखा चित्र किस कलाकार से सीखे थे? रेखा रेखा चित्र एल पामर। एल पामर से एल पामर से इन्होंने रेखा चित्र सीखे थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान और हिंदी हिशिदा से इन्होंने क्या सीखा था? वो वो शैली में कार्य करना सीखा था या जल रंग। ठीक है, तेल रंग सिनोर गिल्हार्डी से और रेखा चित्र एल पामर से सीखा था। ठीक है, और इनका एक विश्वविख्यात चित्र है जो इन्होंने 1905 में बनाया था, भारत माता, जिसके ऊपर 1905 में डाक टिकट भी बना था। प्रसिद्ध चित्र भारत माता। हो गया वो भारत माता। इन्होंने ये चित्र बंगाल विभाजन पर बनाया था। भारत माता बंगाल विभाजन पर। बंगाल विभाजन पर बनाया था भारत माता इन्होंने 1905 में। इस चित्र को बंगमाता सिस्टर निवेदिता ने नाम दिया है। जो भारत माता है इसे नाम बंगमाता सिस्टर निवेदिता ने दिया है। और ऐसा मतलब कि ऐसा है कि जो बंगाल चित्र है, सॉरी भारत माता चित्र है, इसका रेखांकन बंकिम चटर्जी ने किया था। बंकिम चटर्जी। एक चटर्जी। हाँ, अच्छा।
बंकिम चटर्जी ने भारत माता का रेखांकन किया था और रंग भरा था अवनींद्र बाबू ने। ठीक है, ये इंपोर्टेंट चित्र है इनका। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो भारत माता चित्र है एक कलाकार ने और बनाया है जिसके ऊपर विवाद हो गया था। हुसैन साहब, हुसैन साहब। ठीक है, इनका पूरा नाम एम एफ हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन। इन्होंने भारत माता को नगन बना दिया था। ठीक है, नगन बनाने के कारण इन्हें भारत से निकाला दे दिया गया था और इन्होंने कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, भारत माता इन्होंने ही बनाया है। अवनी बाबू ने जो चित्र बनाया था भारत माता, वो बंगाल विभाजन बनाया था 1905 में। लेकिन हुसैन ने भारत माता, नगन भारत माता बनाई थी रेड कलर में इन्होंने, जिसकी वजह से इन्हें देश निकाला, देश विद्रोह का इल्जाम लगाकर देश से निकाला दे दिया था। फिर यहाँ से जाकर ये इन्होंने कतर की नागरिकता हासिल कर ली थी। उसके बाद जो भारत माता चित्र है ये कई सारे कलाकारों ने बनाया है, इन दो के अलावा भी। ठीक है, अगर अवनी बाबू के बाद किसी दूसरे कलाकार का नाम आता है वो है पूर्ण घोष। पूर्ण घोष, इन्होंने बनाया भारत माता। ठीक है, वैसे तो दो कलाकार हो रहे हैं लेकिन इन तीन का मोस्टली पूछा जाता है, हुसैन का, अवनी बाबू का और पूर्ण घोष का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो अवनी बाबू है इन्होंने कहा है कि तीन कलाकार ऐसे हैं जो जोड़ा साको धारे हैं। उनमें से नंबर 1 पे अवनी बाबू खुद है, और नंबर 2 है नंदलाल बोस, नंबर 3 पे आते हैं जितेंद्र नाथ मजूमदार। जितेंद्र नाथ मजूमदार। निज जोड़ा साको धारे क्यों कहा गया है? क्योंकि अवनी बाबू इन्हें कहा गया मुगल सिद्ध हस्तकलाकार। मुगल सिद्ध हस्तकलाकार कलाकार। और जो नंदलाल बोस है इन्हें कहा गया शिव, शिव सिद्ध हस्तकलाकार। शिव सिद्ध हस्तकलाकार। और जो आपके मजूमदार है जितेंद्र नाथ मजूमदार, इन्हें कहा गया वैष्णव कलाकार। वैष्णव कलाकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अवनी बाबू थे इन्होंने मुगल जो शैली थी उसके ऊपर अधिक कार्य किया है, जिसमें इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है शाहजहां मृत्यु सैया पर। इनका मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, इंपोर्टेंट चित्र है शाहजहां मृत्यु सैया पर। मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है इनका। ठीक है, अब नंदलाल बोस ने भगवान शिव को लेकर बहुत सारे चित्र बनाए हैं, इसी कारण इन्हें शिव सिद्ध हस्त कलाकार कहा गया है। ठीक है, अगले कलाकार आपके चित्रनाथ मजूमदार। इन्हें वैष्णव कलाकार इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने भगवान देवी देवताओं के चित्र बनाए हैं और भगवान कृष्ण को उन्होंने आधार मानकर चित्र बनाए हैं। इन्हें चैतन्य का चित्रा भी कहा गया है, चैतन्य का चितेरा। ठीक है, जो चैतन्य प्रभु है ये श्री कृष्ण जो होते हैं इन्हें इन्होंने आधार माना है, उनके ऊपर बहुत सारी श्रृंखलाएं इन्होंने बनाई है। चैतन्य का चितेरा भी नहीं कहा गया है। संत कलाकार का संत कलाकार कहा गया है इन्हें। ठीक है, वैष्णव कलाकार कहा गया है और भाव का सम्राट भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, ये थे तीन कलाकार जो जोड़ा साको धारे हैं। अब एक क्वेश्चन निकलता है आपका बंगाल शैली से कि जो अवनी बाबू है, अवनी बाबू के चार स्तंभ किन कलाकारों को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जो रिपीट होता है। ठीक है, अवनी बाबू की चार स्तंभ कौन कलाकार है?
अवनी बाबू की चार स्तंभ। चार स्तंभ कौन कलाकार है? उनमें आपके नंबर 1 है नंदलाल बोस, नंबर 2 है असित कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर, और नंबर 3 है छितनाथ मजूमदार, छितनाथ मजूमदार, और नंबर 4 के है आपके शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, ये कलाकार अवनी बाबू के चार स्तंभ माने जाते हैं और इनसे क्वेश्चन भी निकलता है आपका। ठीक है, इसके बाद ये तो था आपका बंगाल शैली के समकालीन कलाकार, उनके बारे में जानकारी और अवनी बाबू के। आज का हमारा टॉपिक है नव बंगाल शैली। अब जानते हैं नव बंगाल शैली क्या है इसके बारे में। ठीक है, कल एक बच्चे का डाउट था, वो क्लियर किया है। ठीक है, अब बंगाल शैली के बाद आपकी नव बंगाल शैली आती है। उसकी नींव किसने रखी थी और क्यों रखी थी? नव बंगाल शैली, जो आपकी नव बंगाल शैली है, इसकी नींव नंदलाल बोस ने रखी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बंगाल शैली में नए नए माध्यमों का प्रयोग किया था, इसलिए बंगाल शैली को नव बंगाल शैली कहा गया है। नींव किसने रखी बंगाल शैली की? नव बंगाल शैली की नींव रखी है नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने कैसे? क्योंकि जो बंगाल शैली थी, बंगाल शैली में वो शैली में काम हुआ है, लेकिन नंदलाल बोस ने बंगाल शैली में अलग माध्यम का प्रयोग किया है, जैसे लीनोकट, लीनोकट, शाही, शाही, लीनोकट, शाही और कार्ड पेंटिंग, कार्ड पेंटिंग, और क्या इन्होंने ड्राई पॉइंट, और सारे और कई अनेक माध्यमों ने काम किया है। इसी कारण बंगाल शैली को नव बंगाल कहा गया था, क्योंकि नंदलाल बोस ने बहुत सारे अनेक माध्यमों में कार्य किया था। ठीक है, जो ये नंदलाल बोस है, इन्हें बाबू मोसाई की उपाधि मिली हुई है। बाबू मोसाई, बाबू मोसाई की इन्हें उपाधि मिली हुई है। ठीक है, उन्होंने नव बंगाल शैली की नींव रखी थी, जिसमें इन्होंने अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे लिनोकट, शाइंग, कार्ड पेंटिंग, ड्राई पॉइंट, इंक वगैरह किसी अनेक माध्यमों में काम किया था, इसलिए बंगाल शैली को नव बंगाल शैली कहा गया है। अब नंदलाल जो बोस है आपके, इनका जन्म 1882 में बंगाल बंगाल बिहार में हुआ था। सॉरी, बिहार में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में। मुंगेर जिले में, ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले में जन्म हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध कृति है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, जिसे इन्होंने 1930 में लीनोकट में बनाया था। मोस्टली यही नंदलाल बोस से एक तो इनका जन्म और इनकी दांडी यात्रा अधिकतर पूछी जाती है। दांडी यात्रा 1930 में लीनोकट में बनाई थी।
ठीक है। जो नोट के ऊपर जो गांधी जी के साथ एक लाइन सी दिखाई देती, देखा होगा आपने, उसमें जो वे लोग दिखाए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उस नोट पे जो यात्री दांडी यात्रा में जो आदमी दिखाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 11। ठीक है, 11 संख्या है उनकी। और लीलो कट में बनाए हैं और इसके लिए नंदलाल बोस जाने जाते हैं। ठीक है। दांडी यात्रा जो ये चित्र है इसकी मूर्ति बनाई है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। मूर्ति देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके दांडी यात्रा से भी। अगर बात की जाए कि नंदलाल बोस ने किस माध्यम में बनाई है, 1930 में लीनोकट में। अगर मूर्ति की बात की जाए, मूर्ति किसने बनाई है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने मूर्ति बनाई है। और दांडी यात्रा जो चित्र है या मूर्ति है जो नोट पे भी छपी रहती है, उसमें 11 फिगर है, उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और निकलता है यहां से नव बंगाल शैली से। बंगाल शैली से, सॉरी, आपका इसका कलकत्ता शैली से ही निकलेगा, बंगाल से ही, क्योंकि बंगाल कोलकाता में आपका, बंगाल कोलकाता में आपका शांति निकेतन विद्यालय है। शांति निकेतन, शांति निकेतन, शांति निकेतन कोलकाता बंगाल में है आपका ये भी। और शांति निकेतन से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपका वो ये है कि शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? ऐसे कौन से 3 कलाकार है जिन्हें शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा गया है? तो पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति। साथियों, ये पॉइंट आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने के बिल्कुल भी। अगर आप इन्हें निकालने की कोशिश करोगे तो आपको लगभग 1-2 साल लगेगा। इसलिए मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें, इनका बार बार रिवीजन करें, रिवाइज करें, तभी आप इन्हें याद कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे पढ़ के छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है केवल आपके लिए, क्योंकि आप मेरी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते। और कई बार आपके मैसेज कॉल अलग अलग से आते हैं। जितने दोस्त हैं मेरे, कई बच्चे बिजनौर के थे, मेरठ के थे और जयपुर के थे, वो बच्चे ध्यान से सुन ले, क्लास को देखे और इन पॉइंट को नोट कर ले और याद भी रखे। फिर बाद में मत कहियो कि भैया पढ़ाया नहीं। ठीक है, आपकी वजह से क्लास स्टार्ट की है, नहीं मेरा कोई इरादा नहीं था। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कौन कलाकार है? एक तो आपके नंबर 1 पे आते हैं सुधीर रंजन खासगीर। सुधीर रंजन खासगीर। नंबर 2 है आपके नंदलाल बोस। नंबर 3 पे आपके है विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी, ये शांति निकेतन की त्रिमूर्ति है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां से भी निकलता है कि इन तीनों कलाकार को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसने कहा है? वे आपके केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम, केजी सुब्रमण्यम ने इन तीनों कलाकार को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा है। ठीक है, जो सुब्रमण्यम है आपके, ये भारत में कांच पर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच पर चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। कांच पर चित्रण, कांच पर चित्रण करने के लिए आपके प्रसिद्ध है केजी सुब्रमण्यम। और जो विनोद बिहारी मुखर्जी आपके, ये भारत के अंधे कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कि भारत के ऐसे कौन से कलाकार है जो अंधे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता? तो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी, अंधे कलाकार, अंधे कलाकार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका ये भी निकलता है कि
ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता? वो आपके है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल, इन्हें सुनाई नहीं देता, ये बहरे हैं। बहरे कलाकार सतीश गुजराल। और अंधे आपके विनोद बिहारी मुखर्जी है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक बस लास्ट पॉइंट बचा है आपका, जो बंगाल शैली से संबंधित है आपका। और बंगाल शैली से मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, अधिकतर ये पूछा जाता है कि किस शैली में काम हुआ है, तो वो उस पद्धति में कार्य किया गया है। शांति निकेतन रह गया आपका। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि शांति निकेतन कहाँ पड़ता है आपका? कोलकाता में किस जिले में? वीरभूमि जिले में पड़ता है आपका शांति निकेतन। वीरभूमि जिले में। वीरभूमि जिले में आपका शांति निकेतन स्कूल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि शांति निकेतन की नींव किस कलाकार, मतलब किस विद्वान ने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ इनके रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। 1880 में नींव रखी थी। उसके बाद में इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। नींव से क्वेश्चन आता है, स्थापना से आता है। अब एक क्वेश्चन निकलता है कि जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना ये हुई थी 1919 में। अब लास्ट क्वेश्चन निकलता है इसकी कि जो शांति निकेतन है ये महाविद्यालय के रूप में कब परिवर्तित हो गया था या बदल गया था? महाविद्यालय में कब कन्वर्ट हुआ? 1921। इसी तरह दोस्तों आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक उन पॉइंट को शामिल कर लूँ जो आपके एग्जामिनर यहाँ से उठा के आपसे क्वेश्चन करता है। आपको मेरी क्लास को जो पढ़ाया गया है उसे लिखना है, याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। देखो हमारे यहाँ मेरठ नज़दीक है और वहाँ का एक डायलॉग है। डायलॉग ने एक मतलब कि अनाउंसमेंट के लिए, प्रचार के लिए आते हैं कि मेरठ की नान खटाई, मेरठ की नान खटाई एक बार खाओगे तो स्वाद भूल नहीं पाओगे। मेरी क्लास भी कुछ ऐसी है, एक बार आप करोगे तो भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सबसे यूनिक एकदम जो मेन पॉइंट है आपके वही निकाल कर पढ़ाता हूँ। फालतू का टॉपिक ना अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ और ना ही आपको जो क्लास दी जा रही है ना से पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो बच्चे कोचिंग कर नहीं पाते उनके पास ज़रूर मेरे चैनल का लिंक उनके पास भेज दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ जो महत्वपूर्ण होगा। और आज का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका बार बार रिवाइज करेंगे, आपसे ये उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।